आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए 78 साल होने वाले हैं। हम लोग बचपन से ही एक बात सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ये हमेशा कायम व दायम रहेगा। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान को कोई मुल्क कर्जा देने के लिए ही तैयार नहीं, अपना मुल्क चलाने के लिए। और बचपन से ही हमें एक बात पढ़ाई गई कि इंडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन वहीं अगर हम इंडिया को आज देखते हैं तो ये हर सेक्टर में पाकिस्तान को पीछे छोड़ रहा है। चलिए आज की इस वीडियो में इसी बात पर बहस करेंगे कि कैसे दो मुल्क जो कि एक साथ आज़ाद हुए और एक बुलंदियों का सफ़र तय कर रहा है और दूसरा कर्जों में डूबा हुआ है, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और वो कौन से दो लेसन्स हैं जो कि हमें इंडिया से सीख कर पाकिस्तान को भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में यही सब कुछ जानते हैं। पहला लेसन जो कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखने की ज़रूरत है, ओह सॉरी, इंडिया नहीं, हमारा दुश्मन मुल्क। इंडिया की एक चीज़ ऐसी है जिसमें उसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और वो है एजुकेशन। वहाँ पर ऐसी इंस्टीट्यूट्स, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई कि बच्चा जब वहाँ से पढ़कर निकलता है तो वो अपने मुल्क के लिए सर्व करने में फ़ख्र महसूस करता है। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि इंडिया का हर बच्चा ही पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर हम इंडिया की लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट यानी कि ऐसे बच्चे जो कि पढ़ और लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली इंडिया के रूरल एरियाज़ में लिटरेसी रेट के अंदर एक शानदार इजाफा देखने को मिला है। अगर हम पिछले 10 सालों से कंपेयर करें तो आज इंडिया का लिटरेसी रेट उससे 10% इंक्रीज़ हो चुका है। और ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ये बात यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन जयंत चौधरी ने लोकसभा के जारी सरमा सेशन के दौरान हाईलाइट की थी। चौधरी के शेयर किए गए स्टैट्स के मुताबिक रूरल एरियाज़ का लिटरेसी रेट 2011 में 67.77% से बढ़कर 2023-24 में 77.50% तक पहुंच चुका है। फिर इसी में वुमेन्स का लिटरेसी रेट 57 से बढ़कर 70% तक आ गया है, जबकि मेल्स का लिटरेसी रेट 77 से 84.7 तक आ चुका है। फिर इसी में केरला इंडिया की ऐसी स्टेट है जहां का लिटरेसी रेट सबसे हाई है, जो कि है 96.2%। फिर इसी तरह मिजोरम 91.58%, दिल्ली 88.7%, उत्तराखंड 87.6% एंड सो ऑन। और अफसोस की बात तो यह है कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 62.3% है बस। पंजाब जो कि पॉपुलेशन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, वहाँ का लिटरेसी रेट बाकी प्रोविंसेस से थोड़ा हाई है, जो कि है 66.3%। सिंध का 61.8%, केपीके का 55.1% और बलूचिस्तान का 54.5%। और इसके अलावा अगर हम क्यूएस एशिया के रैंकिंग की बात करें, जो कि हमें बताता है कि एशिया में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, तो इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है आईआईटी, जो कि इस लिस्ट में 40वें नंबर पर आती है और ये इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करें, जो कि है नस्ट, इस क्यूएस एशिया रैंकिंग में 67वें नंबर पर आती है। अब कहाँ एक 40वें नंबर पर रैंक कर रहा है और दूसरी 67वें नंबर पर, दोनों बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा इंडिया से हर साल 24,000 PhDs पास आउट होते हैं और पाकिस्तान में 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 सालों में सिर्फ 14,000 PhD ही पास आउट होते हैं। अब यही वजह है कि आपने नासा और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन स्टूडेंट्स को ही अच्छी पोजीशंस पर देखा होगा। गूगल के CEO सुंदर पिचाई को ही देख लें, जो कि इंडियन है। फिर इसके अलावा 36% साइंटिस्ट जो कि नासा में काम करते हैं वो भी इंडियंस ही हैं। अडोबी के CEO शंतानु नारायण वो भी इंडियन ही हैं। अब आखिर क्यों कोई पाकिस्तानी इतनी बड़ी बिग टेक कंपनीज में काम नहीं कर रहा? तो इसका सिर्फ सिंपल यही जवाब है कि पाकिस्तान में एजुकेशन अच्छी नहीं। हालांकि देखा जाए तो एजुकेशन ही वाहिद वो चीज़ है जिससे इंसान पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान उसमें बहुत पीछे रह चुका है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। अब दूसरा लेसन जो हमें इंडिया से सीखना चाहिए वो ये है कि इंडिया कैसे अपनी इकोनॉमी को दिन ब दिन बेहतर करता जा रहा है। 1990 एक ऐसा दौर था जब इंडिया और पाकिस्तान का GDP पर कैपिटा रेट ऑलमोस्ट सेम था, जो कि था $370। फिर 2021 के आते आते इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को इतना बेहतर कर लिया कि यही पर कैपिटा इनकम $2,277 तक पहुंच गया। और अगर हम 2024 की बात करें तो ये GDP पर कैपिटा इनकम करीब $2,700 तक पहुंच चुका है और वहीं पाकिस्तान का सिर्फ $1,500 के करीब। अब वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए लिए, जैसे कि अपनी IT इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कई स्टार्टअप्स भी लॉन्च किए गए, स्किल डेवलपमेंट पर काम किया गया।
मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया पर भी काम किया गया। फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर भी काफ़ी काम हुआ। अब अगर हम पाकिस्तानी इन सारे स्टेप्स में से सिर्फ एक स्टेप को ही फॉलो कर लें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बेहतर हो सकती है। जैसा कि इन सारे स्टेप्स में से अगर हम मेक इन इंडिया को ही ले लें कि कैसे इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया ताकि वो अपने ही मुल्क के अंदर प्रोडक्ट्स को बना सकें। 2014 में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाता है। इस इनिशिएटिव का यह मकसद था कि कंपनीज और इंडस्ट्रीज को इस बात पर इंकरेज किया जाए कि वो अपने ही मुल्क के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को बनाएं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग दोनों इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए। और इस इनिशिएटिव का यह रिजल्ट निकलता है कि सिर्फ एक साल के अंदर 2015 में इंडिया FDA रैंकिंग में काफ़ी इंप्रूव कर गया। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये किसी भी कंट्री के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें अपनी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ खुद ही प्रोडक्ट्स को बनाती हैं और खुद ही असेंबल करती हैं, जिसको देखते हुए बाहर की कंट्रीज़ भी उस मुल्क के अंदर इंटरेस्टेड हो जाती हैं अपने पैसे लगाने के लिए। और इंडिया जैसा मुल्क जो कि एक सस्ता मुल्क माना जाता है एज़ कम्पेयर टू USA और UK और बाकी बड़ी कंट्रीज से, अब इस सस्ती लेबर को देखते हुए बाहर की जो कंपनीज हैं ऐसे मुल्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं जिसका एक तो FDI रैंक अच्छा हो और दूसरा वहाँ पर लेबर सस्ती हो। अब जैसे ही उस मुल्क के अंदर बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, वहाँ पर प्लांट्स खोलती हैं, तो उस स्पेसिफिक कंट्री की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाती है। उस मुल्क में जॉब्स बढ़ जाती हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगती हैं और भी बहुत कुछ। फिर इसी चीज़ को देखते हुए 2017 में किया जैसी बड़ी व्हीकल कंपनी ने इंडिया के अंदर $1.1 बिलियन इन्वेस्ट किए ताकि वो अपनी ही कार्स को इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर सकें। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने इंडिया के अंदर अपना ऑफिशियल स्टोर लॉन्च किया। फिर इसके अलावा टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भी इंडिया में शायद आ सकती है। और अगर हम आज की बात करें तो इंडिया ने अपनी FDI जर्नी में $1 ट्रिलियन का माइलस्टोन अचीव कर लिया है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट है जो बाहर की कंपनीज ने इंडिया के अंदर की है। अब ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया आज इस लेवल पर पहुंच चुका है, जिसमें पहला फैक्टर है कम्पिटिटिवनेस और इनोवेशन। इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2024 में 43 पोजीशन से बेहतर होकर 40वें नंबर पर आ गई है। फिर इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया को दुनिया के टॉप 50 इनोवेशन कंट्रीज में 48th रैंक मिली थी, जो कि 2015 में 81th पोजीशन से काफ़ी बेहतर है। ये डाटा हमें शो करता है कि कैसे इंडिया ने अपनी इनोवेशन इकोसिस्टम में बहुत बेहतरी लाई है। दूसरा जो फैक्टर है वो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्टैंडिंग। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इंडिया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए तीसरा सबसे बड़ा रेसिपिएंट था, जहां 1008 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया गया। इसके अलावा इंडिया में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स फाइनेंस डील्स की तादाद 64% तक बढ़ चुकी है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेसिपिएंट बन गया है। फिर तीसरा जो सबसे मेन फैक्टर है वो है इम्प्रूव्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। इंडिया ने बिजनेस इन्वायरमेंट बेहतर करने के लिए रिमार्केबल तरक्की की, जहां 2014 में 142 रैंकिंग से वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में 63 रैंक तक आ गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो टोयोटा और शेल जैसी कंपनीज तो पाकिस्तान को छोड़ने की बातें कर रही हैं, क्योंकि इस मुल्क के इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है पिछले कई सालों से। अब दोस्तों यहाँ एज अ पाकिस्तानी हमें एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि इंडिया, जिसे हम अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं, वो आज हर सेक्टर में हमसे आगे जा चुका है। फिर चाहे वो एजुकेशन हो, IT सेक्टर हो या स्पेस की टेक्नोलॉजी, इंडिया हर चीज़ में आगे है। एज अ पाकिस्तानी हमें इंडिया से सिर्फ ये 2 लेसन सीख लेने चाहिए। इंडिया को सिर्फ दुश्मन मुल्क कह देना ही काफ़ी नहीं, अगर हम उनसे बेहतर होना चाहते हैं तो हमें उनसे ही सीखना होगा। वैसे भी एक बात है कि इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज में करीब एक जैसे ही लोग रहते हैं। अब इंडिया की पॉलिटिक्स में भी मसले हैं, वहाँ पर गुर्बत है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क की एजुकेशन और अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए ऐसे बहुत से स्टेप्स उठाए हैं जो कि पाकिस्तान नहीं उठा रहा। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इंडिया को एक अच्छी रिकग्निशन मिली है। लास्ट में मैं उन लोगों से एक हदीस शेयर करना चाहूँगा जो कि ये मानते हैं कि नहीं, हमें इंडिया से कुछ नहीं सीखना चाहिए, वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है। सही अल बुखारी हदीस नंबर 2311। वैसे तो ये हदीस बहुत बड़ी है, लेकिन इसका कंक्लूजन ये है कि हज़रत अबू हुरैरा जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही सहाबी थे, उन सहाबी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत पर निगरानी के लिए रखा हुआ था। एक रात जब अबू हुरैरा सो रहे थे तो कोई शख्स आकर माले गनीमत में से चोरी करने लगता है। दूसरे दिन भी यही चीज़ रिपीट होती है और आखिर तीसरे दिन अबू हुरैरा उनको पकड़ लेते हैं। वो चोरी करने वाला चोर कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं आज के बाद यहाँ कभी ना आऊँ, यानी कि चोरी करने, तो तुम रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करो। आयतुल कुर्सी जो कि सूरह बकरा की आयत है। अबू हुरैरा इस बात को लेकर बहुत परेशान हुए कि ये आखिर कैसा चोर था। अगले दिन अबू हुरैरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश होते हैं और इस सारे वाक़ये को बताते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को एक बात कही कि वो जो शख्स जो 3 दिन से तुम्हारे माल से चोरी करने आ रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि शैतान था। हाँ, वो काम तो गलत कर रहा था, लेकिन वो जो सबक तुम्हें देकर गया है वो सच्चा है।
तो अब वो लोग जो कि इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन उनसे ये सबक तो सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा दीन भी तो हमें यही सिखा रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।